ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो उसमें हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड की बात की थी और एक सिंगल इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन और सिंगल वेरिएबल एफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सच दैट एफ एक्स, जब एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। गॉस सेडल मेथड भी है, न्यूटन रॉप्सन मेथड की हमने लास्ट टाइम हमने बात की। तो बेसिकली न्यूटन रॉप्सन मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें जो इक्वेशन है, एक इनिशियल गेस हमारे पास मौजूद होता है एंड उस इनिशियल गेस के बेस पे हम एक सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, देयर इज सम वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको इस इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसके लिए एक इनिशियल गेस लेते हैं और उसमें एक डेल्टा एक्स इसमें ऐड करते हैं। एक्स नॉट में ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जीरो का मतलब ये है कि जीरो गेस, पहला गेस, ठीक है, उसमें एक फैक्टर डेल्टा एक्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक नया एक गेस आ जाता है, एक नई अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है जो कि पुरानी अप्रॉक्सीमेशन या पुराने एस्टिमेट के मुकाबले में ज्यादा करीब होती है किसकी, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स जीरो, एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स जीरो? डेल्टा एक्स जीरो इज नथिंग बट डेल्टा सी जीरो। ठीक है, जब जीरो एक्स का जो जीरो इनिशियल एस्टिमेट है उसके बेस पे हम डेल्टा सी हम कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली डेल्टा सी जीरो होगा, विच इज इक्वल टू सी माइनस एफ एक्स जीरो। ठीक है, एक्स जीरो इज इनिशियल गेस, यानी इस इक्वेशन में आप इनिशियल गेस की वैल्यू पुट करें एफ एक्स में, तो वो हमारे पास एफ एक्स जीरो आ गया, और उसको c माइनस एफ एक्स जीरो करें तो डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा सी जीरो आ गया। डेल्टा सी जीरो डिवाइडेड बाय इस एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लें और उस डेरिवेटिव में x की वैल्यू जो इनिशियल एस्टिमेट है उसके बराबर पुट करें, तो हमारे पास ये डेल्टा x वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा एक्स को इनिशियल गेस के साथ, इनिशियल एस्टिमेट के साथ, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के साथ ऐड कर दें तो एक सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आ जाएगी x1। x0 के मुकाबले में x1 जो होगी वो इट विल बी क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और उसके बाद x1 की वैल्यू को आप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे x0 की जगह x1 पुट करेंगे, और डेल्टा एफ जीरो की जगह जहां कहीं एक्स जीरो है, यहां पे जब मैं एक्स वन की वैल्यू जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन एक्स वन आई है, उसको यहां पे मैं पुट करूंगा तो हमारे पास डेल्टा सी वन आ जाएगा। ठीक है, एक्स टू निकालने के लिए एक्स वन प्लस डेल्टा सी वन डिवाइडेड बाय जो डेरिवेटिव हमने निकाला है डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, उसमें एक्स की वैल्यू एक्स वन पुट करें, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा। वन का मतलब ये है कि ये सारे, ये जो डेल्टा एक्स, ये वाला जो फैक्टर है, ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो x1 आपने हासिल की थी उसके बेस पे आपने ये वाला फैक्टर कैलकुलेट करना, उसको जब x1 के साथ हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट x2। ठीक है, और उसके बाद x2 के बेस पे ये वाला फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें x2 ऐड करेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलेगा? ऑफ कोर्स उसमें फिर हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस एक सर्टन वैल्यू से कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 0.0001 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है वहीं पे स्टॉप कर देंगे, या इसमें फिर हम एक और कंट्रोल लगा सकते हैं। मसलन या तो ये वैल्यू 0.001 से कम हो जाए, या फिर फॉर एग्जांपल हम ये प्रोसेस 100 इटरेशंस तक हम करते हैं, उसके बाद भी अगर ये हमारा जो 0.001 लिमिट से कम ना हो जाए
तो हम 100 इटरेशंस के बाद हम कहते हैं कि अब मजीद नहीं करेंगे, वहीं पे स्टॉप करेंगे, या 10 इटरेशंस के बाद। ठीक है, तो ये प्रोसेस है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे हम पावर सिस्टम एनालिसिस में हम बात करते हैं, तो हम बेसिकली कोई सिंगल नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं है जिसके सॉल्यूशन की तरफ जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें पावर सिस्टम एनालिसिस में वी हैव ए सेट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और उसमें n वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 xn, और इस तरह की हमारे पास n इक्वेशन है। f1x इज इक्वल टू c1, f2x इज इक्वल टू c2, f3x इज इक्वल टू c3 डैश डैश, fnx इज इक्वल टू cn, n इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें से x1 x2 डैश डैश xn की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करें। एक इक्वेशन हो तो द थिंग्स आर वेरी सिंपल, लेकिन n इक्वेशंस हो, n वेरिएबल्स हो, तो देन थोड़ा सा हमें चीज़ों को एक जो है ना डिफरेंट तरीके से फिर हमें चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। सो हियर इज f1, फॉर एग्जांपल n इक्वेशंस हैं, उसमें से f1x इज इक्वल टू c1 है। अगर इस इक्वेशन के मैं पार्शियल, प्रीवियसली हमने क्या किया था, इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन से fx को हमने एक्सपेंड किया था। कैसे किया था, fx प्लस पार्शियल fx डिवाइड बाय dx डेल्टा x प्लस fx का सेकंड डेरिवेटिव लेते थे और उसको dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस fx का थर्ड डेरिवेटिव लेते थे और उसको x3 से मल्टीप्लाई करते, डेल्टा x3 से मल्टीप्लाई करते थे, डैश डैश अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू c हमने लिया था। ठीक है, और उसमें से हायर टर्म्स थी, उनको हमने क्या किया था, निगलेक्ट किया था, और हमारे पास कौन सी टर्म रह गई थी, fx प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, fx मल्टीप्लाइड बाय d डेल्टा x इज इक्वल टू c, सिर्फ ये टर्म हमने ली थी। ठीक है, और उससे फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम करेंगे, लेकिन ये जो f1x है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या एक इक्वेशन है, तो इट इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव इज सेम एज द सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dfx डिवाइड बाय dx। लेकिन अगर ये x इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, n इक्वेशंस हैं, और हर इक्वेशन जो है उसमें n वेरिएबल्स हैं x1 से लेकर xn तक। ठीक है, तो उसमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते वक्त हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 डैश डैश, इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी डू। f1 जो है n इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। पहली इक्वेशन है उस दैट इक्वेशन f, जैसा कि यहां पे हम करते हैं fx प्लस df डिवाइड बाय dx डेल्टा x इज इक्वल टू c। यही काम हम यहाँ पे, फॉर द टाइम बीइंग ये सुपरस्क्रिप्ट से इनको भूल जाएं, तो ये बेसिकली होगी f1x प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल x1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1, क्योंकि ये f1 जो है ये n वेरिएबल्स का फंक्शन है। पहला डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, उसको डेल्टा x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी फंक्शन को f1 को विद रिस्पेक्ट टू x2 इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेल्टा x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डैश 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 f1 जो है उसको dn के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा dn के साथ हम डेल्टा xn के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये c1 आ जाएगा। अगर ये फंक्शन जो है इसमें एक ही वेरिएबल हो, x वेरिएबल हो, तो ऑफ कोर्स ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी और हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है उसको, उसका भी इसी तरह की एक इक्वेशन आ जाएगी, f2 फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दिस सुपरस्क्रिप्ट। सो f2x इसमें x1 x2 ऑफ कोर्स इट इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 डैश डैश xn है, प्लस यानी ये होगा f2
और ब्रैकेट में होगा f1 x2 x3 डैश डैश xn प्लस उसी f2 फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेल्टा x1 प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू x2 डेल्टा x2 डैश 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 यहाँ पे ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली हर इक्वेशन जो है उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास n इक्वेशंस हैं, n वेरिएबल्स हैं, हर इक्वेशन n वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाले और टेलर सीरीज एक्सपेंशन की हमने n इक्वेशंस की। गुड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल गेस आपको पता है, पहला काम तो ये करें, फॉरगेट अबाउट इनिशियल गेस। ये वाली टर्म्स जो है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, c1 माइनस f1 c2 माइनस f2 c3 माइनस f3 डैश डैश cn माइनस fn। एक तो ये काम हो गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये चीज आ गई, ठीक है। और इसमें देखें यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे xn है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है डैश डैश xn है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है डैश डैश xn है। तो इसको फिर मैं ये वाली जो टर्म्स हैं, एक तो काम मैंने ये किया, इन टर्म्स को मैं दूसरी साइड पे ले गया और ये वाली जो टर्म्स हैं उनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों मैं ये काम कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि ये वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, अगर इनिशियल गेस मुझे पता है, ठीक है, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या होगी, एक नंबर होंगे, मसलन यहाँ पे 5 3 2 मे बी 9.01। तो ये सारा वेक्टर जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा मुझे नोन होगा, क्योंकि C1 से लेकर Cn तक ये सारी चीजें मुझे नोन है। F1 से लेकर Fn तक ये सारी चीजें मुझे नोन है। क्यों नोन है? क्योंकि उसमें इनिशियल गेस जो था, इनिशियल जो एस्टिमेट था, वो उसमें f1 f2 f3 fn में मैंने पुट कर दिया है। तो ये बेसिकली सम नंबर्स होंगे, तो ये वाला वेक्टर मुझे नोन है। अब इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, पार्शियल डेरिवेटिव f1 का मैंने निकाला है, लेकिन मैं किस पे निकाल रहा हूं, उसमें फिर जो इनिशियल गेस है x1 की, x1 x2 x3 xn की जो इनिशियल वैल्यूज है, वो जब f1 का डेरिवेटिव निकाल के वहां नंबर मेरे पास आ जाएगा, ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें कांस्टेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, ठीक है। इनिशियल गेस जो है उस पे ये मैट्रिक्स मुझे नोन होगी, ये मैट्रिक्स मुझे नोन होगी, और ये वाले वेरिएबल्स बेसिकली मुझे अननोन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो इनवर्स आ जाएगा, और यहां पे फिर मेरे पास x10 x20 x डैश डैश xn0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा एक्सिस आ गए, ठीक है। जब ये मुझे पता हो तो इनिशियल गेस में जब ये डेल्टा x10 x20 इनको ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x11 x जो नेक्स्ट जो बेस्ट वैल्यू होगी x1 x2 x3 डैश डैश xn की, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली मैट्रिक्स में वो जो नेक्स्ट गेस, जो बेहतर गेस आया है, बेहतर अप्रॉक्सीमेशन आई है, उसकी वैल्यूज में यहाँ पे पुट करूंगा तो ये मैट्रिक्स भी नोन होगी। वो जो बेहतर गेस आया उनकी वैल्यूज को f1 डैश डैश f2 डैश 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 fn में पुट करूंगा तो ये बेहतर वैल्यूज आ जाएंगी। वहां से फिर ये वाला वेक्टर भी मुझे पता होगा, ये वाला भी वेक्टर मुझे पता होगा, x1 1 x2 1 x डैश 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 xn 1, ये वाला वेक्टर फिर मैं निकाल सकता हूं, इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो वहां से x1 का डेल्टा x की वैल्यूज x1 पे मुझे पता होंगी, ठीक है। तो उसमें जब x1 जो बेहतर अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने प्रीवियस स्टेप में हासिल की थी उसको इनके साथ में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगी, और इस प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव शॉर्ट टर्म्स, डेल्टा सी के जो इज इक्वल टू जे के डेल्टा एक्स की, ये बेसिकली अननोन है, और जे के मैंने कब निकाला है, जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मेरे पास एक्स के आई थी उसके बेस पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स में बेसिकली मैंने वो वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और सी के भी मेरे पास एफ एक्सिस जो इक्वेशंस थी उनमें जो बेस्ट एक्स की जो वैल्यूज आई थी
केथ इटरेशंस के बाद वो मैंने पुट कर दी, तो बेसिकली डेल्टा सी के भी मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब ये मैं निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। जब मेरे पास ये आ जाएगा तो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन प्रीवियस इटरेशंस पे जो थी उसमें जब डेल्टा के में ऐड करूंगा तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर मैं दोबारा नेक्स्ट स्टेप में फिर इसके बेस पे फिर मैं ये निकालूंगा और उसके बाद फिर मैं एक्स के प्लस 1 निकालूंगा और उसको एक्स के प्लस 1 के साथ ऐड के करूंगा तो एक्स के प्लस 2 निकलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सिलसिला में चलता, ये सिलसिला में जारी रखूंगा। किस वक्त तक? जब तक ये एक्स के और एक्स के प्लस 1 के दरमियान जो डिफरेंस है ये वेरी स्मॉल नहीं हो जाए। एक्स के और एक्स के प्लस 1 के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो बेसिकली एक्स के प्लस 1 कब निकालते हैं? एक्स के में मैं ये वाली चीज ऐड करता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के प्लस एक्स ये एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के निकालने के बजाय मैं जस्ट एक स्टेप में जब डेल्टा एक्स के मेरे पास निकल आता है, ठीक है, डेल्टा एक्स के में निकल आता है तो उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू को चेक करूंगा कि अगर वो वैल्यू किसी खास नंबर से कम हो जाती, मसलन डेल्टा एक्स के में मेरे पास डेल्टा एक्स के में एक्स वन के की वैल्यू भी है, डेल्टा एक्स वन के भी है, डेल्टा एक्स टू के भी है, डेल्टा एक्स थ्री के भी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से देखूंगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है डेल्टा एक्स के एक वेक्टर है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सबसे ये 100 वाली है, लेकिन अगर ये के वाली वैल्यूज हैं तो डेल्टा एक्स के की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो अगर कोई खास नंबर है उससे 0.0001 से कम है तो इसका मतलब है कि बाकी वैल्यूज तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर जो मैंने एक मैक्सिमम एक चेक में रखा उससे अगर जो सबसे बड़ी वैल्यू कम है तो ऑफ कोर्स बाकी वैल्यूज तो उससे कम होंगी, तो वहीं पे फिर मैं स्टॉप करूंगा, आगे मैं फिर इटरेशंस नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स वी विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो उसमें से जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो सबसे बड़ी जो है वो 0.00001 से अगर कम हो जाए तो वहीं पे फिर मैं स्टॉप करूंगा, उससे आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स है जे के, इसको हम जेकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज है दोज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स इवेल्युएटेड एक्स के। ठीक है, और एक्स के का जो है इनवर्स वी अज्यूम दैट इट हैज इनवर्स ड्यूरिंग ईच इटरेशंस न्यूटन्स सेट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। इसकी खूबसूरती यह है इस मेथड की, इक्वेशंस नॉन लीनियर हैं, लेकिन जब इसको हम जेकोबियन फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं और इनिशियल गेस पुट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये सारी चीजें अननोन हैं और ये सिर्फ अननोन्स हैं, जैसे कि ये इस तरह बन जाती है जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है फॉर एग्जांपल सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 20। इसमें जो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स के साथ एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या बन रही? कांस्टेंट्स हैं और उनके पास ये वेरिएबल्स हैं। बेसिकली रादर देन हैविंग द वेरिएबल्स x1 x2 x3 के बजाय हमारे पास नए वेरिएबल्स डिफाइन हो गए हैं। दोज आर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डैश डैश xn। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, देखें इस टर्म ये नॉन टर्म है, उसको साथ डेल्टा x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉन टर्म के साथ डेल्टा x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉन टर्म के साथ डेल्टा xn मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस बन जाती हैं। फिर उन लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नया नया जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेट जो है अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक इन्वर्स तो ये है, इन्वर्स निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सम मेथड्स विच आर वेरी फास्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको मेट लैब में आपने सॉल्व करना है तो पहले आप जे इन्वर्स निकालें, INV लिखेंगे तो जे इन्वर्स आएगा, उसको फिर आप जे इनवर्स इंटू डेल्टा सी करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जे इनवर्स, अगर इसका इनवर्स जे निकालते हैं तो वो कोई बहुत फास्ट मेथड नहीं है मैथ लैब में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैथ लैब में मेथड्स हैं टू कैलकुलेट जे इनवर्स। ठीक है, INV लिखते हैं तो शायद वो कोई बहुत फास्ट मेथड नहीं होगा, बेहतर मेथड नहीं होगा। उसके बजाय अगर हम डेल्टा एक्स निकालना है ना तो पहले आप जे इनवर्स निकालें, उसको डेल्टा सी के साथ मल्टीप्लाई करें।
लेकिन अगर मेट लैब में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा सी लिख के बैक स्लैश करके जे लिखते हैं, जे का मतलब इसको इस तरीके से भी ले लें कि डेल्टा सी डिवाइड बाय जे, अगर तो ये स्केलर होता तो डेल्टा सी डिवाइड बाय जे हम लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है तो डेल्टा सी डिवाइड बाय जे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो जे इनवर्स हमें लिखना पड़ता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अपने याद रखने के लिए ये याद रखें कि जब हम डेल्टा सी डिवाइड बाय जे लिखते हैं, उल्टा जब हम ये बैक स्पेस हम लगाते हैं, तो ये जे इनवर्स से डेल्टा सी को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जे इनवर्स कैसे निकालता है? ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो वो एक बेहतर मेथड है, फास्ट मेथड है, उसके बेस पे फिर हमें डेल्टा एक्स निकाल के दे देता है। लेट अस सी ए सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल 6.65 है, एक एग्जांपल 6.6 है, बुक के एग्जांपल, तो हम लेट अस कंसंट्रेट ऑन द एग्जांपल ऑफ 6.6, ठीक है। तो इसमें देखें तीन इक्वेशंस है, नॉन लीनियर इक्वेशंस, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 11, x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3x3 इज इक्वल टू 3, x1 माइनस x1 x3 प्लस x2 x3। क्या इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में एक मैट्रिक्स आएगी और एक वेक्टर आएगा। वेक्टर में क्या होना चाहिए? x1 x2 और x3 होना चाहिए। तो ये x1 यहाँ पे x1 स्क्वायर है, यहाँ पे x2 स्क्वायर है, यहाँ पे x3, ये एक नॉन लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो इसको फिर कैसे करते हैं? इसको वी गो फॉर द न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो पहले तो ये करें कि ये वाला जो ये fx है, बेसिकली व्हाट इज दिस थिंग, fx, f1 इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 6। f1 जो है x1 x2 x3 का फंक्शन है, f2 जो है x1 x2 x3 का फंक्शन है, f3 जो है x1 x2 x3 का फंक्शन है। इसका आप ले लें जैकोबियन मैट्रिक्स क्या है, इसका पार्शियल f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3, ठीक है। ये फर्स्ट रो होगी जैकोबियन मैट्रिक्स की। फिर f2 ये है, f2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 का सेकंड डेरिवेटिव, f2 का थर्ड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3, ये रो आ गई। फिर इसका जो f3x है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स x1 के लिहाज से, x2 के लिहाज से, x3 के लिहाज से, तो हमारे पास ये जैकोबियन मैट्रिक्स। लेट अस डू इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या आ जाएगा? 2x1, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 के लिए, क्योंकि इसका f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ले ले, पूरी इक्वेशन का f1 का, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x1 के लिहाज से 2x1 हो गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x1 के लिहाज से 0 हो गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x1 के लिहाज से 0 हो गया। तो f पार्शियल f1 डिवाइड बाय x1 हमारे पास 2x1 आ गया। उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने x2 के लिहाज से, ठीक है। x2 के लिहाज से जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, -2x2 आ जाएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू x3, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 2x3, ये आ गया। इस इक्वेशन का मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं f3 का विद रिस्पेक्ट टू x1, x1 यहां पे भी, x1 यहां पे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 1 आ जाएगा, 1 माइनस इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x3 रह जाएगी, क्योंकि ये भी 1 आ जाएगा। इसका पार्शियल ये वाली टर्म x1 के लिहाज से लो तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इस टर्म में सिर्फ x3 रह जाएगी, क्योंकि ऐसे है कि x1 के लिहाज से जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो x3 इज ए कांस्टेंट, ठीक है। x1 का पार्शियल डेरिवेटिव ले ले, x1 का 1 आ जाएगा, माइनस x3 आ जाएगा, 1 माइनस x3। तो ये बेसिकली ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है, तो ये एक जैकोबियन मैट्रिक्स आ गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखें। इस इक्वेशन को जैसा कि मैंने आपको बताया कि f1x, एक तरीका तो ये आप डायरेक्ट इसके डेरिवेटिव लिखिए, अगर आपको पहले से सारी चीजें याद हैं तो देन इट इज ट्रिवियल, एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे तो डायरेक्ट आप जैकोबियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी चीजें एक्सपेंड की हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ f1x इज इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन को मैं f2x इज इक्वल टू 3, तीसरी इक्वेशन को f3x इज इक्वल टू 6,
इसको यही से जो शुरू वाला जो प्रॉब्लम था एक्सपेंड करने का, यही से मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया है। सो इस इक्वेशन को f1x के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो f1x प्लस डी f1x डिवाइड बाई डी x1 डेल्टा x1 प्लस पार्शियल f1x डिवाइड बाई पार्शियल f1 विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है, डेल्टा x2 एंड सो ऑन। सो इस इक्वेशन में ये fx1 है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी को जब मैं दूसरी इक्वेशन को मैं जब पार्शियल डेरिवेटिव्स लेता हूँ x1 x2 x3 के लिहाज से, इसी तरह की एक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे x1 की जगह x2 होगा। ये x1 x2 और x3 ही लेंगे, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे f2 आएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा और यहाँ पे c2 आ जाएगा। सो इक्वेशन f1 f2 f3, सो हमारे पास ये चीज आ गई। इसमें से f1 f2 f3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास उसके बाद फिर उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नाउ नए वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं, delta x1, delta x2, delta x3. So in new variables, the previous equation, it can be written something like this. इस equation को फिर मैं लिख सकता हूँ, this equation is j, ठीक है, j delta x is equal to delta c. c basically ये 1136c है, एक नया c मैंने डिफाइन किया है। वो नया c कहाँ से आ गया? इसमें से जो f1 x, f2 x, f3 x को जब मैं दूसरी साइड पे लेके डिफरेंस ले लिया, तो उससे जो यहाँ पे वेक्टर बन गया उसको डेल्टा सी का मैंने नाम दिया। अब क्या करना है, मैंने सिंपली इनिशियल गेस है x0, वट एवर द इनिशियल गेस इज, इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, इनिशियल गेस x1 का x1 जो है उसका इनिशियल गेस होगा, x2 का इनिशियल गेस है, x3 का इनिशियल गेस है, ठीक है। अब इनिशियल गेसेस को मैंने कहां पुट करना है, x, ये जो f1x f2x f3x है, इसमें जो इनिशियल वैल्यूज जो हैं, इनिशियल एस्टिमेट से उसको मैं पुट करूंगा इन f1x f2x। सो all these functions are known to me at the initial estimates। और इसी तरीके से ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स जो मैंने लिखी है, यहाँ पे जब मैंने इनिशियल वैल्यूज पुट करूंगा, सो दिस j इज आल्सो नोन टू मी, ठीक है। तो जब j मुझे मिल गया तो डेल्टा x किसके बराबर हो गया, j को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और इनवर्स उसको डेल्टा c 0 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x1 आ गया, ठीक है। तो x1 x ये डेल्टा x0 आ गया। जो इनिशियल गेस था उसमें डेल्टा x0 को मैं ऐड करूंगा तो डेल्टा x1 आ गया। बेसिकली x इज अ वेक्टर जिसके एलिमेंट्स क्या है, x1 x2 और x3 है। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, ये नया नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। x0 का मतलब क्या है, प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। उसमें जब डेल्टा x0 को मैं इसमें ऐड करूंगा तो x1 आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब अगेन इस इक्वेशन में x1 की वैल्यूज में पुट करूंगा। बेसिकली j1 का मतलब यह है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिली है उसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो j1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये x1 की जो बेस्ट नई वैल्यूज मिली है उसको मैं इस साइड पे मैं पुट करूंगा f1 f2 f3 की जगह नई जो अप्रोक्सीमेशन थी उस पे पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। वहां से फिर ये 1136 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये नया c1 आ जाएगा। ये c1 का मतलब यही है, ठीक है। तो डेल्टा x1 फिर किसके बराबर आ जाएगा, इस j को फिर दूसरी साइड पे ले जाके इनवर्स लूंगा और डेल्टा c1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट डेल्टा x1, ठीक है। अब डेल्टा x1 में फिर जो प्रीवियस बेस्ट एस्टिमेट था उसको मैं ऐड करूंगा तो x2 आ जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को मैं जस्ट आई विल x2 को फिर मैं दोबारा इन इक्वेशंस में पुट करूंगा, j2 में निकालूंगा और फिर मैं c2 निकालूंगा और वहां से फिर डेल्टा x2 मेरे पास आ जाएगा। वहां से फिर मैं x3 कैलकुलेट करूंगा एंड सो फोर्थ। फिर इसमें क्या करूंगा, हर स्टेप के बाद नेक्स्ट इटरेशन पे जाने से पहले जो डेल्टा x है, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं उनके मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा और उसमें देखूंगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो जो मैंने एक वैल्यू मैंने सेट की है शुरू में 0.0001 फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट अप्रोक्सीमेशन और प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन के दरमियान जब डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल रह जाए तो वहीं पे फिर मैंने क्या करना है, स्टॉप करना है। इज इट क्लियर? सो हियर इज व्हाट वी हैव। एक मैटलैब का एक एल्गोरिदम है, ये जरा हम देख लेते हैं, बड़ा मजेदार है,
ठीक है, देखें dx जो है चेंज, शुरू में उसने dx हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, dx की वैल्यू उसने बहुत ज्यादा रखी है, dx बेसिकली ये है, ठीक है। dx 0 हमने अभी निकाला नहीं है, लेकिन उसने dx की एक बहुत बड़ी वैल्यू रखी है, तो वो सिर्फ इसलिए लिखी है, तो यहाँ पे उसने लूप के अंदर जाने के लिए उसने एक कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन क्या है, हम चाहते हैं ना कि ये dx की वैल्यू एक खास वैल्यू से कम हो जाए, तो हम लूप से क्या करें, एग्जिट करें, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगाई है कि अगर dx की वैल्यू 0.0001 से अगर ज्यादा हो, ठीक है, और इटरेशंस 10 से कम हो, तो आपने ये लूप के अंदर आपने चलते रहना है। अगर dx की वैल्यू को यहाँ पे मैं इनिशियली सेट नहीं करता हूँ, तो मैं फिर इट इज पॉसिबल कि ये रैंडम कोई वैल्यू लगे, एंड इट इज पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम ही मैं इस लूप के अंदर ना जाऊं। एक्स जीरो कब निकालेगा, जब ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद एक्स जीरो डी एक्स जीरो तब निकलेगा। लेकिन इनिशियली वो कैलकुलेशंस करने के लिए मैं डी एक्स की वैल्यू एक बहुत बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, ताकि मैं लूप के अंदर जाऊं और ये हमारी कैलकुलेशंस की एक्टिविटी क्या हो जाए, शुरू हो जाए बेसिकली। इसके लिए इनिशियली मैंने डी एक्स की एक बहुत बड़ी वैल्यू मैंने वैसे ही रेंडमली मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है, ताकि मेरा मेरा प्रोग्राम जो है लूप के अंदर चला जाए और x0 की वैल्यू पुट करे, x1 की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल ये रेंडमली dx की वैल्यू कोई 0.000001 से कम मैटलैब कहीं चूज करता है, या कोई नेगेटिव वैल्यूज रेंडमली कोई ले लेता है, तो वो तो फिर इटरेशंस के अंदर ही नहीं जाएगा मेरा प्रोग्राम, ठीक है, वो तो एग्जिट करेगा, तो सोल्यूशन तो निकालेगा ही नहीं। इसी वजह से इनिशियली मैं कोई बहुत बड़ी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इनिशियल गेस जो है 111 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ऑलरेडी ये इक्वेशन है, इसमें c की वैल्यू 11 3 और 6 है, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 3 6, इटरेशन 0 है, while maximum absolute dx is equal to greater than 0.0001, यानी डेल्टा x जो हम जब भी डेल्टा x कैलकुलेट करें उसकी वैल्यू अगर 0.0001 से ज्यादा हो, ठीक है, या और दूसरी कंडीशन है इटरेशंस आर लेस देन 10, अगर 10 इटरेशन से कम है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 10 इटरेशंस कम है तो फिर हमने इटरेशंस करनी है। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है 10 इटरेशंस के बाद भी अगर ये वैल्यू 0.00001 से कम है, तो फर्दर हमने अगर हमने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई, तो ये एक्टिविटी इट इज पॉसिबल कि 100 इटरेशंस के बाद भी ये 0.0001 ना आ जाए, 1000 के बाद भी ये 0.00001 ना आ जाए, या डाइवर्ज कर जाए, तो ये कंप्यूटर मुफ्त में ये जो इटरेशंस करता चला जाएगा, तो वो तो कोई फजूल सी बात हो गई, ठीक है। उसके लिए हमने दूसरी कंडीशन ये भी लगाई कि अगर इटरेशंस 100 तक हो जाए और ये इसमें डिफरेंस जो है इस वैल्यू तक हो जाए, इससे कम हो जाए, ठीक है, और इटरेशंस अगर 100 से कम हो और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तब भी आपका सोल्यूशन आ गया। लेकिन अगर 100 से बढ़ गई हैं इटरेशंस, लेकिन ये वैल्यू अगर 100 ये 0.001 से कम नहीं हुई है डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो वहीं पे हमने स्टॉप करना है, फर्दर हमने अपनी एल्गोरिदम को आगे नहीं चलाना है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इन दैट केस इट इज पॉसिबल दैट आई माइट रिविजिट माई इनिशियल कंडीशंस, और कोई नई इनिशियल कंडीशंस में यहाँ पे फिट करूंगा, और उसके बाद फिर मैं इस प्रोसेस को दोबारा मैं रिपीट करूंगा। तो शुरू में इस लूप के अंदर जाने के लिए हमने डी एक्स की वैल्यू, इटरेशंस को मैंने 0 सेट किया, और डी एक्स की वैल्यू मैंने बहुत बड़ी रखी। बहुत बड़ी रखने का मतलब ये है कि अब चूंकि ये बहुत बड़ी ऐसी रखी कि 0.0001 से ज्यादा है dx की वैल्यू, तो और इटरेशंस भी 10 से 1 है, तो फौरन मैं लूप के अंदर चला जाऊंगा। सो इटरेशंस, इटरेशन प्लस 1, पहली इटरेशंस हमारे पास 0 है, 0 प्लस 1 तो ये 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, x1 जो x की वैल्यू है, ये x है बेसिकली, x1 का मतलब ये वैल्यू है, x2 जब ये अंदर 2 लिखता हूं तो इसका मतलब है ये सेकंड वैल्यू है, और x के अंदर में 3 लिखता हूं तो इसका मतलब थर्ड वैल्यू है। बेसिकली मैं जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। जैकोबियन मैट्रिक्स क्या है, पहला जो x1 है उसकी पावर 2, ठीक है, माइनस ये सॉरी जैकोबियन नहीं है, ये बेसिकली ये वाली मैट्रिक्स है, ये f1 f2 और x3 है। f1 किसके बराबर था, f1 वाज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर प्लस
x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर था। सो यहाँ पे देखें उसने x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, तो बेसिकली उसने ये f1x निकाला। सिमिलरली यहाँ पे उसने f2x निकाला, ये f3x निकाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इटरेशंस के लिए ये वाली वैल्यू भी मुझे पता है, ये वाली वैल्यू भी, ये एक वेक्टर बन जाएगा। बेसिकली f एक वेक्टर बन जाएगा जिसका पहला एलिमेंट इनिशियल गेस पे f1 का वैल्यू होगा, उसी वेक्टर का दूसरे एलिमेंट इनिशियल गेस पे f2 का वैल्यू f2 की वैल्यू होगी, और उसी वेक्टर का तीसरी जो वैल्यू है वो f3 का इनिशियल वैल्यू पे इनिशियल वैल्यूज हैं उस पे इसका आंसर आ जाएगा, f3 की वैल्यू होगी। सो f हमारे पास आ गया। c में से f को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो बेसिकली मैंने ये काम किया, इनिशियल जो वैल्यू थी, इनिशियल गेस था, उस पे मैंने ये चीज निकाली और उसको उसने DC लिखा है। DC का मतलब डेल्टा C समझ लें, D का मतलब D इज डेल्टा C इज इक्वल टू C माइनस F आ गया। सिमिलरली J उसने निकाला 2 इंटू x1। जब ये ब्रैकेट करके x1 लिखते हैं तो बेसिकली उसमें जो इनिशियल जो वेक्टर x है उसकी पहली वैल्यू लेता है, और अगर मैं x लिख के उसके ब्रैकेट के अंदर 2 लिखूं तो वेक्टर जो है उसकी दूसरी वैल्यू लेता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है J मैट्रिक्स भी मैंने निकाली, और उसके बाद J मैट्रिक्स भी है, D मैट्रिक्स भी है। तो अब मैंने क्या किया, dx इज इक्वल टू DC, ये मैंने आपको प्रीवियस उसमें स्लाइड में बताया था। जब ये मैं फंक्शन को इन्वोक करूंगा, रन करूंगा, व्हाट आई गेट इज आई विल गेट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में जो प्रीवियस ये जो x है उसको ऐड करूंगा तो एक नया x आ जाएगा, यानी x1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर चूंकि डेल्टा एक्स मैंने निकाला है, फिर यहां आके फिर अब देखें प्रीवियस तो डेल्टा कुछ भी मैंने बहुत बड़ी वैल्यू रखी थी, अब ये डेल्टा एक्स कहां से आ गया, ये कैलकुलेशन से आ गया मेरे पास। अब फिर मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, डेल्टा एक्स ये एक वेक्टर है बेसिकली, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इफ इट इज इक्वल और ग्रेटर देन दिस थिंग, ठीक है, और इटरेशंस भी 10 से कम है, तो फिर दोबारा इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, और उसमें अब नया जो x है वो बेसिकली क्या है, क्या चीज है, x प्लस डेल्टा x के बराबर है नया x। उस नए x में मैं f कैलकुलेट करूंगा, उस नए x के लिहाज से फिर मैं j कैलकुलेट करूंगा, जो नया x आया उसके लिहाज से मैं dx कैलकुलेट करूंगा, और उसमें जो नया x मैंने निकाला था उसमें dx ऐड करके फिर एक और नया x निकालूंगा नए अगली इटरेशंस के लिए। सो आई विल रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल या तो इटरेशंस 10 से बढ़ जाएं, या फिर मेरा जवाब जो है, इट इज पॉसिबल कि मेरा जो जवाब है दूसरी तीसरी इटरेशंस के बाद ही dx की वैल्यू जो है ये 0.0001 से कम हो जाती है, तो वहीं पे स्टॉप करूंगा, आगे फिर 10 तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली दूसरी तीसरी चौथी पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि मैं इस इटरेशंस को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। लेकिन 10 इटरेशंस के बाद भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद फिर मैं इस एक्टिविटी को स्टॉप करूंगा और फर्दर इस प्रोसेस को मैं जारी नहीं रखूंगा। एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? नो सर। कितने लोग हैं आज? सर आज 11 बच्चे हैं। हो सर। जी सारे हैं। काजी अब्दुल्ला? यस सर। जी काजी साहब, काजी अब्दुल्ला, शुएब अहमद? अबसेंटी। जी शुएब? सर प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसान? मोहम्मद हसान? यस सर। प्रेजेंट सर। शाजिल इंजम? Yes, sir, present. अंसारी साहब फरार हो गए? जी सर शायद वो चला गया।
अच्छा ठीक है चलिए। सबसे पहले तो Subjects का बता रहा हूँ। सबसे पहले आया था, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी सर मच बात सुने, सर मेरा नहीं नाम मिड हमने का बोला सर सिलेबस काफी। बता दें। बस random। अच्छा सर ठीक है ओके। ये सर बेटा मिड का सिलेबस मैं पूछ रहा था, बता दें। मिड की डेट शीट आ गई है ना, जी, तो सिलेबस कहाँ तक होगा? दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा चैप्टर। सही है सर, ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये चीजें पढ़ रहे हैं, ये फिर उसमें पार्ट नहीं होंगी, लेकिन आप साथ साथ पढ़े ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, सही है सर, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, रिश्तेदार अजीज बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप अच्छे सबके? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार बेटा खुदा हाफिज।